ऑलराइट होमीज, स्वागत है सभी लोगों का एक लंबे ब्रेक के बाद। लगभग 15 दिन तो बीत चुके हैं। अगर 2-4 बंदे भी वेट कर रहे थे वीडियोस का तो कमेंट करके जरूर से बताना कि हाँ भाई, वेट तो काफी बेसब्री से कर रहे थे। दोस्तों, फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले एक छोटा सा रिकेप ले लेते हैं। फाइनली इस सीरीज के अंदर एक ओवरपावर्ड विलेन की एंट्री हो चुकी है जो कि आर्ट के लिए एक असली खतरा साबित हो सकता है। उसी बंदे के हाथों एलिया मारी जाती है और मेरे ख्याल से एलिया की डेथ कुछ ज्यादा ही ब्रूटल थी। इस वाले वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट सभी सोल्जर्स को दफनाते हुए अपने मन में कहता है, एलिया की मेमोरी से मुझे पता चला है कि जो ये आने वाला विलन है ये एक नहीं कई सारे हो सकते हैं। ये लोग आखिर चाहते क्या है इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सबसे पहले मैंने ऐसे बंदे को सिल्विया की केज में देखा था। एक बात तो श्योर है, क्वाड्रा एलिमेंट होने के बावजूद भी ऐसे डीमंस के खिलाफ मेरा कोई भी चांस नहीं है। आर्ट एलिया के चेहरे को अच्छे से साफ करता है और उसे एक पानी के बैरियर के अंदर डाल देता है। आपको ज्यादा टाइम तक यहाँ पर वेट नहीं करना होगा, लोग यहाँ पर जल्द आने में है। आर्ट के इतना कहते ही अपन यहाँ पर सिल्वी को देखते हैं जिसके साथ आर्ट वापस अपने घर आ जाता है। आर्ट घर के ही बाहर बैठ जाता है और एक पेंडेंट को देखने लग जाता है जो कि शायद से एलिया का है। एलिया के शब्द अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। वो कितनी डरी हुई थी, अपनी मौत को लेकर उसे कितना डर लग रहा था। काश मेरी तरह उसे भी एक दूसरा मौका मिल जाए, उसे अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए। इतने में ही आर्ट के पास रे आ जाते हैं जो कि देखते हैं आर्ट कितना दुखी है। इसी कारण से आर्ट को संभालते हुए रे कहते हैं, तुम्हारी मदर को भी बहुत ही गहरे घाव है जिनसे कि वो आज तक भी उभर नहीं पाई है, लेकिन हर किसी को अपनी खुद की लड़ाई लड़नी पड़ती है। जिंदगी के अंदर कोई भी सिंगल लड़ाई नहीं होती। इसी कारण से मैं यहाँ पर बैठा हूँ तुम्हारा इंतजार करने के लिए, तुम्हारी फतेह को देखने के लिए। रे की बातों से आर्ट थोड़ा बेटर फील करता है। अगले दिन अपन देखते हैं आर्ट डायरेक्टर सिंथिया से मिलता है। डायरेक्टर कहती है जो कुछ भी डंजन में तुम्हारे साथ हुआ है इसी कारण से मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। आर्ट कहता है हाँ, मैं थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने वाला हूँ। डायरेक्टर कहती है ग्लोरी ने मुझे बता दिया है कि तुम वहाँ पर गिर चुके थे, लेकिन क्या तुम्हारे साथ उससे आगे भी कुछ हुआ था? आर्ट बहुत ही सीरियस हो जाता है और डायरेक्टर को एलिया का पेंडेंट दिखाता है। डायरेक्टर इसे देखकर चौंक जाती है और वो समझ जाती है लांस एलिया मर चुकी है। आर्ट कहता है लांस एलिया और सभी सोल्जर्स की बॉडी अभी भी वहीं पर नीचे मौजूद है। डायरेक्टर सिंथिया यहाँ पर एक दूसरी बात को लेकर परेशान लग रही होती है और अपने मन में कहती है अगर एक लांस मारी जा चुकी है तो इसका मतलब जरूर से वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आर्थर, मुझे बताओ क्या तुम्हें पता है वहाँ पर क्या हुआ था? दोस्तों, आर्थर इस वाली बात को छुपा लेता है और कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। डायरेक्टर यहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है, मैं तुरंत काउंसिल को इन्फॉर्म करती हूँ और तुम इस मैटर के बारे में चिंता मत करना क्योंकि ये मैटर तुम्हारी समझ से परे है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपनी फैमिली और मिसेस हेस्टी के साथ होता है शॉपिंग करने के लिए। आर्ट एकदम से कहता है टेबिथा आंटी, क्या यहाँ पर कोई ऐसी दुकान है जहाँ से मुझे ट्रेनिंग के लिए कोई सामान मिल सकता है? मिसेस हेस्टी कहती है हाँ बिल्कुल, यहीं पर कोने में एक इलेक्सस की फेमस दुकान है। ऐसा सुनकर आर्ट वहाँ पर जाने लग जाता है। सिल्वी को एली काफी तंग कर रही होती है, इसी कारण से सिल्वी कहती है प्लीज पापा मुझे भी अपने साथ ले चलो। आर्ट सिल्वी को मना कर देता है और कहता है तुम्हारी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। ऐसा कहते हुए आर्ट अकेले ही बाहर चला जाता है। आर्ट के दिमाग में अभी भी एलिया के ही ख्याल चल रहे होते हैं और वो उस जगह पर चला जाता है जो कि मिसेस हेस्टी ने बताई है। लेकिन आर्ट अपने सामने एक बहुत ही भंगार दुकान को देखता है और अपने मन में कहता है आखिर ऐसी जगह पर कोई एलिक्सर्स और मेडिसिन को कैसे बेच सकता है। इतने में ही आर्ट को एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। आर्ट इस बूढ़े आदमी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस आदमी को आर्ट बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया होता। बूढ़ा आदमी कहता है तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि तुमने
कोई भूत देख लिया है, मुझे तो सिर्फ थोड़े से पैसे चाहिए। आर्ट जैसे ही अपने जेब के अंदर हाथ डालता है, आर्ट के हाथ में एक सिल्वर कॉइन आ जाता है जिसकी वैल्यू 100 ब्रॉन्ज कॉइन के बराबर होती है। आर्ट ये वाला कॉइन इस बूढ़े आदमी को नहीं देना चाह रहा होता है, लेकिन इतने में ही ये बूढ़ा आदमी इस सिल्वर कॉइन को ले लेता है और फटाक से यहाँ से गायब हो जाता है। आर्ट रिग्रेट करते हुए इस भंगार दुकान के अंदर इंटर हो जाता है और अपने सामने उसी बूढ़े आदमी को देखता है। आर्ट चिल्ला कर कहता है, मुझे मेरा कॉइन वापस चाहिए, मुझे तो लगा कि तुम कोई भिखारी हो। बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरे दिखावे को देखकर मुझे जज कर लिया। अब मैं तुम्हें ये कॉइन वापस नहीं देने वाला, लेकिन कैसा रहेगा अगर तुम यहाँ से कोई भी चीज ले लो एकदम फ्री में। आर्ट कहता है, क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू सिल्वर कॉइन के बराबर है? बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, बस तुम्हें सही आंखों की जरूरत है उसे चुनने के लिए। आर्ट न चाहते हुए भी बूढ़े आदमी की बात मान जाता है और यहाँ पर चीजों को देखने लग जाता है। तभी वो यहाँ पर देखता है एक रिंग को। इस रिंग के अंदर से अचानक से ही आर्ट के ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन आर्ट इसे डॉज कर लेता है। आर्ट मन में कहता है, मैं इस अजीबोगरीब जगह पर ज्यादा टाइम नहीं रुकना चाहता, इसीलिए जल्दी से कोई ढूंढकर यहाँ से जाना होगा। लेकिन इतने में ही अपन देखते हैं आर्ट का पीछा करते हुए सिल्वी यहाँ पर आ जाती है। जैसे इस बूढ़े आदमी की नजर सिल्वी पर पड़ती है, ये बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है, लेकिन फटाक से आर्ट के सामने ये बूढ़ा आदमी अपना रिएक्शन चेंज कर लेता है। दोस्तों, मुझे इस बंदे के ऊपर डाउट हो रहा है, कहीं न कहीं ये बंदा एक पहुंची हुई चीज लग रहा है। आर्ट कहता है, मुझे यहाँ पर कोई भी चीज वैल्यूएबल नहीं लग रही है, इसीलिए मुझे मेरा कॉइन वापस दे दीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें तो कुछ भी परख ही नहीं है अच्छी चीज के लिए, और वो खुद से ही आर्ट को एक सफेद कंचे जैसी चीज दे देता है। ये लो, इस चीज की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ऐसा कहते हुए ये बूढ़ा आदमी आर्ट को धक्का देते हुए यहाँ से बाहर निकाल देता है। आर्ट को नहीं पता होता है कि आखिर वो कंचा क्या कर सकता है। इतने में ही आर्ट की नजर यहाँ पर एक काली बिल्ली के ऊपर पड़ती है, जो कि दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आर्ट के ऊपर नजर रख रही है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है, जहाँ पर मिसेस हेस्टी कहती है, क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ भी मिला? वो जगह बहुत ही फेमस है, जो कि हर वक्त लोगों से भरी पड़ी रहती है। आर्ट को विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो जगह बहुत ही अजीबोगरीब थी और वहाँ पर सिर्फ एक ही बूढ़ा आदमी मौजूद था। बातचीत करते हुए ये लोग उसी दुकान के पास चले जाते हैं जहाँ से आर्ट अभी अभी होकर आया है। लेकिन आर्ट और सिल्वी अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बार इन दोनों के सामने एक बहुत ही बड़ी आलीशान दुकान होती है एलिक्सर्स की। इसी मोमेंट पर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है ल्यूकस के ऊपर, जो कि फिलहाल में एक गुफा के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पर ल्यूकस चार्ल्स के कहने पर कुछ खुफिया बंदों से मिलने के लिए आया होता है। चार्ल्स अपने सामने वाले बंदे से कहता है, माय लॉर्ड, मैं ल्यूकस वाइक्स को यहाँ पर ले आया हूँ, जैसा कि आपने कहा था। सामने वाला बंदा कहता है, तो तुम हो फेमस ल्यूकस वाइक्स, ये जानकर खुशी हुई कि तुम भी हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने वाले हो। ल्यूकस कहता है, तुमसे ऐसा किसने कहा? मैं तो यहाँ पर चार्ल्स के कहने पर आया हूँ और इस जगह से मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद की थी। और वैसे तुम हो कौन? तुम कोई स्टूडेंट तो नहीं लगते, मत कहना कि तुम कोई प्रोफेसर हो। इतने में इस ग्रुप से एक बंदा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। इस बंदे के इतना कहते ही अपन देखते हैं थ्रोन वाला बंदा चुटकी बजाकर इस बंदे के ऊपर आग लगा देता है और कहता है, यह तो सही तरीका नहीं है अपने नए मेंबर से बात करने का। ये बंदा जलते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ल्यूकस हैरान होकर अपने मन में कहता है, इस बंदे के साथ मैं भी ऐसा ही करने वाला था, लेकिन इस थ्रोन वाले बंदे का मैं माना बिल्कुल भी सेंस ही नहीं कर पाया। ल्यूकस सामने वाले बंदे से कहता है, तुम्हारे इस कल्ट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में बताओ। थ्रोन वाला बंदा कहता है, मेरे कुछ बड़े प्लान्स है जिन्हें कि मैं फिलहाल में स्टार्ट नहीं कर सकता,
मुझे पावरफुल मेजेस की जरूरत है। इस ग्रुप में सभी नोबल्स मौजूद है जो कि सभी के सभी नाराज है। इन लोगों को इस बात के ऊपर बहुत ही गर्व था कि जाइरस सबसे ज्यादा प्योर और बेस्ट लोगों के लिए है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो मिस्टर वाइक्स, जाइरस एकेडमी के अंदर क्या चल रहा है, क्या तुम इस बात के ऊपर गुस्सा नहीं हो? ल्यूकस कहता है ये बात सच है, लेकिन मैं इन कमजोर कीड़ों के साथ काम करके खुद के लेवल को नीचा क्यों करूं और तुमसे ऑर्डर्स क्यों लूं? थ्रोन वाला बंदा कहता है तो तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वो सब कुछ सच है। तुम एक प्राइडफुल मेज हो जो कि ऐसा मानता है लोअर क्लास के लोग कमजोर होते हैं, लेकिन तुम्हारा दोस्त आर्थर लेवाइन, क्या उसने तुम्हें गलत नहीं साबित किया है? भले ही तुम एक प्रोडिजी हो और अवेकन होने के बाद से लगातार एलिक्सर्स का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो, लेकिन फिर भी तुम में और आर्थर लेवाइन के बीच में कोई मुकाबला नहीं है। ये बंदा आर्थर का नाम इस्तेमाल करता है और ल्यूकस को बहुत ही गुस्सा दिला देता है। ल्यूकस गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है आखिरकार तुम हो कौन? थ्रोन वाला बंदा कहता है मैं एक मामूली आदमी हूँ जो कि इस जगह का भला करना चाहता है। बहुत जल्द मैं हमला करने वाला हूँ और मेरे हमले से जो ये तीनों रेसेस के बीच का बॉन्ड है वो टूटने वाला है। मिस्टर वाइक्स, मेरा काम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम छोटे मोटे काम संभाल सको। ल्यूकस कहता है छोटे मोटे काम से तुम्हारा कहने का मतलब है मैं आर्थर लेवाइन को संभालूं, है ना? थ्रोन वाला बंदा कहता है तुम आधे एल्फ हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है। ल्यूकस कहता है तुम चाहते हो मैं उसे जान से मार दूं, लेकिन कैसे? कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं भी मार्कोस जैसा ड्रग ले लूं? थ्रोन वाला बंदा कहता है वो सुअर तो बहुत ही कमजोर था। अगर तुम सोचते हो तुम ताकतवर हो तो ऐसे में तुम मेरी दी गई पावर्स को अच्छे से संभाल सकते हो, और मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ मेरी दी गई पावर्स एक अलग ही लेवल की होने वाली है। ल्यूकस कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास ऐसा भी कोई प्लान होना चाहिए जिससे कि आर्थर मुझसे अपनी फुल पावर में फाइट करे। थ्रोन वाला बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, आर्थर लेवाइन एक ऐसा इंसान है जो कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत ही ज्यादा वैल्यू देता है, और इन सब लोगों में भी पर्टिकुलर उसके पास एक शख्स ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा खास है। ऐसा सुनते ही ल्यूकस जवाब देता है टेसिया एरलिथ। थ्रोन वाला बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद किसी को भी ऐसा लगता है कि एक एल्फ स्टूडेंट काउंसिल की लीडर होनी चाहिए। ऐसा सुनते ही सभी के सभी बंदे नफरत के साथ बहुत ही तेज चिल्लाने लग जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। इसी के साथ दोस्तों ल्यूकस और ये थ्रोन वाला बंदा टेसिया का इस्तेमाल करने वाले हैं आर्थर को चोट पहुंचाने के लिए। देखते हैं अब क्या होता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और अपन एलिजा को देखते हैं जो कि काफी दुखी लग रहा होता है, और जैसे ही वो अपनी आंखों के सामने आर्ट को देखता है उसे वो फटाक से गले लगा लेता है। आर्ट कहता है बाकी लोग कैसे हैं? एलिजा कहता है सभी लोग ठीक है, तुम्हें जल्द ही सभी लोगों से मिलना चाहिए। आर्ट कहता है हाँ तुम सही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उनके सवालों का जवाब दे पाऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कल सुबह तुम सभी लोगों से मिल लो और सभी को बता देना कि मेरी चिंता ना करे, मैं ठीक हूँ। एलिजा कहता है ठीक है। ऐसा सुनकर आर्ट अपना बैग लेकर यहाँ से बाहर आ जाता है। जैसे ही आर्ट आगे की ओर बढ़ रहा होता है, आर्ट और सिल्वी को एकदम से बहुत ही तेज माना सेंस होता है। आर्ट तुरंत ट्रेनिंग रूम में चला जाता है माना को सेंस करते हुए, और वो अपने सामने देखता है एल्डर वीरियन को और टेसिया को जो कि पूरी तरीके से एल्डरवुड गार्डियन की ब्रांचेस से घिरी हुई है। यह देखकर आर्ट चौंक जाता है और पूछता है क्या ये टेस है? वीरियन जवाब देते हैं हाँ, जब से ये डंजन से वापस आई है तब से टेस की हालत ऐसी ही है। मैं खुद इस बात से श्योर नहीं हूँ, ऐसा लगता है बीस्ट विल की एसिमिलेशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जैसे कि बीस्ट विल टेस की बॉडी के खिलाफ में लड़ाई कर रही है। एसिमिलेशन की ट्रेनिंग करते हुए टेस को काफी टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, जरूर से कोई न कोई तो गड़बड़ है। आर्ट अपने मन में कहता है क्या ये मेरी गलती है
शायद मुझे टेसिया को ये बीस्ट विल देनी ही नहीं चाहिए थी। इतने में ही अपन देखते हैं एकदम से ही ये ब्रांचेस आर्ट के ऊपर जानलेवा हमला करने लग जाती है। आर्ट अपने आप को इन हमलों से बचा रहा होता है और आर्ट का प्लान होता है कि वो इन झाड़ियों को काट देगा, लेकिन इतने में ही आर्ट की डायमेंशन रिंग के अंदर से वो बॉल निकलती है जो कि आर्ट को उस अजीबोगरीब दुकान से मिली थी। ये बॉल अपने आप ही टेसिया के पास चली जाती है और उसके पेट के जरिए टेसिया की बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है और टेसिया को पूरी तरीके से नॉर्मल कर देती है। ये देखकर वीरियन भी समझ नहीं पाते कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन टेसिया अब सेफ कंडीशन में आ चुकी है। थोड़ी ही देर में धीरे से टेसिया को होश आ जाता है और टेसिया अपने सामने आर्ट और अपने ग्रैंडफादर को देखती है। टेसिया बहुत ही खुश हो जाती है और अपने ग्रैंडफादर का गंदा पोपट करते हुए तुरंत सबसे पहले आर्ट को गले लगाती है। टेसिया कहती है तुम जिंदा हो। आर्ट कहता है हाँ मैं सही सलामत और जिंदा हूँ। अगले सीन में अपन देखते हैं एक रूम के अंदर टेसिया का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और यहाँ पर आर्ट अभी भी हैरान होता है उस अजीबोगरीब बॉल को लेकर। तभी यहाँ पर वीरियन के सामने एक ऐसी चीज का खुलासा होता है जिस कारण से वीरियन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही वीरियन टेसिया के मानाकोर को सेंस करने की कोशिश करते हैं, वीरियन को पता चलता है कि टेसिया का मानाकोर लाइट ऑरेंज स्टेज से डायरेक्ट सिल्वर स्टेज के एकदम बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। ये जानकर आर्ट भी हैरान हो जाता है। आर्ट और वीरियन यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तभी आर्ट पूछता है मुझे एक बात सताई जा रही है, मैं लांसेस के बारे में और भी जानना चाहता हूँ। वीरियन कहते हैं मुझे सिंथिया ने बताया कि तुम्हारे साथ वहाँ पर नीचे क्या हुआ था, आखिर तुम लांसेस के बारे में क्या जानना चाहते हो। आर्ट कहता है मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सचमुच में लांस कितने ताकतवर होते हैं। वीरियन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है एक व्हाइट कोर का मेज कितना ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। आर्ट अपने मन में कहता है अगर सिल्वर कोर वाले मेज को देखा जाए तो ऐसे में वो 20 सॉलिड येलो कोर वाले मेजेस के बराबर होता है। दोस्तों अगर फिलहाल में देखा जाए तो येलो कोर पर ब्रेल्ड और जैस्मिन जैसे मेजेस आते हैं और अपनी टेसिया पहुंच चुकी है सिल्वर स्टेज के पास में, यानी कि कहा जा सकता है कि जैस्मिन जैसे 20 मेजेस की जरूरत पड़ सकती है टेसिया को हराने के लिए। अब भाई लोगों टेसिया पूरी तरीके से सिल्वर मेज नहीं है बल्कि वो जस्ट अभी अभी सिल्वर पर आई है, यानी कि इनिशियल स्टेज पर है। इस बात को भी अपन देखे तो ऐसे में भी जैस्मिन जैसे कम से कम 12-13 मेजेस तो लगेंगे ही टेसिया को संभालने के लिए। एक प्रॉपर सिल्वर कोर वाला मेज इतना ज्यादा पावरफुल होता है और इसके भी बाद आता है व्हाइट स्टेज, मतलब एक लांस। भाई साहब क्या ही तो पावरफुल होते होंगे। वीरियन कहते हैं मैं मीडियम सिल्वर कोर पे हूँ और मेरे जैसे 10 मेजेस की जरूरत पड़ सकती है एक मीडियम लेवल के व्हाइट कोर मेज को संभालने के लिए। डायरेक्टर सिंथिया को देखा जाए तो उसके जैसे 6-7 मेजेस में ही काम हो जाएगा क्योंकि वो हायर सिल्वर कोर मेज है। आर्ट कहता है आप जैसे 10 मेजेस की जरूरत पड़ेगी, क्या आप इतने ज्यादा कमजोर है। वीरियन कहते हैं गधे मैं कमजोर थोड़ी न हूँ, मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि आखिर लांस कितने ताकतवर होते हैं। आर्ट कहता है मैंने देखा है कुछ लांसेस अभी भी यंग है, आखिर वो इतनी जल्दी इतने ताकतवर कैसे बन गए और इतने ताकतवर होने के बावजूद भी वो लोग किंगडम को अपने काबू में क्यों नहीं कर लेते। वीरियन कहते हैं उनकी इतनी ज्यादा ताकत का एक कारण है। आर्ट कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। वीरियन कहते हैं जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ रॉयल फैमिलीज को ही पता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को भी इस बारे में ना बताओ। मेरी बात से तुम्हें पता चल जाएगा कि तीनों किंगडम्स बनने के बाद से आखिर रॉयल फैमिलीज अभी तक किंगडम के ऊपर कैसे रूल कर पा रही है। आर्थर मुझे बताओ क्या तुम डीईटीज यानी कि भगवानों को मान
जानते हो, काफी समय पहले की बात है, सभी रेसेस अपने अपने लोगों के साथ रहा करती थी और सिर्फ व्यापार करने के लिए आपस में मिलती थी। तीनों का ही कल्चर और मान्यताएं अलग अलग थी, लेकिन फिर भी सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। माना बीस्ट पर्टिकुलरली तीनों रेसेस के ही दुश्मन थे, जिनके कारण से तीनों रेसेस की आबादी तेजी से कम होने लगी। लेकिन एक दिन आसमान से एक डीटी आया जिसने कि तीनों रेसेस को हथियार दिए ताकि वो माना बीस्ट का सामना करके बीस्ट एरा को खत्म कर सके। उस समय जो डीटी आया था वो सिर्फ 3 ही लोगों को दिखा था, जो कि आज की रॉयल फैमिली के पूर्वज थे। उस डीटी ने उन 3 लोगों को 6 आर्टिफैक्ट दिए थे जिससे कि वो तीनों किंग्स बन पाए। लेकिन जो आर्टिफैक्ट थे वो उन किंग्स को खुद के लिए नहीं मिले थे, बल्कि 2-2 लोगों को देने के लिए मिले थे। किंग्स जिन भी 2 लोगों को वो आर्टिफैक्ट देते थे उन्हें सोल ओथ और नाइटिंग सेरेमनी से गुजरना होता है। इन्हीं 6 आर्टिफैक्ट के कारण से उन लोगों को माना का नॉलेज मिला, जिससे कि किंग्स ने ऑर्डर दिया कि बाकी लोगों को भी ये नॉलेज शेयर किया जाए जो भी लोग कैपेबल है इसे सीखने के लिए। इसी तरीके से मेजेस की फर्स्ट जनरेशन बनी थी और इन सभी मेजेस ने मिलकर माना बीस्ट का सामना किया था। तीनों रेसेस ने साथ मिलकर बीस्ट का सामना किया और उन्हें बीस्ट ग्लेड्स में धकेल दिया। इसी के साथ बड़ी शांति से तीनों रेसेस अपनी अपनी फेवरेबल जगहों पर चली गई रहने के लिए और अपने आप को बसाने के लिए। इतने में आर्ट कहता है रुकिए जरा, तो इसका मतलब लांसेस वो पहले मेजेस थे जिन्होंने मैजिक का इस्तेमाल किया था। और मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ह्यूमन और एल्व्स के बीच में वॉर क्यों हुई थी। आखिर उस समय के लांसेस कहाँ चले गए थे। वीरियन कहते हैं मैं तुम्हें इस बारे में ही बताने वाला था, लेकिन पिद्दी तुमने मुझे बीच में डिस्टर्ब कर दिया। वॉर के बारे में तुम थोड़ा बहुत पहले से जानते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें जल्दी से बताता हूँ। तीनों रेसेस के बीच में जो शांति कायम थी वो कुछ ही जनरेशंस तक टिक पाई। इसके बाद में सभी लोग भूल गए कि उनके पूर्वजों ने क्या क्या किया था साथ मिलकर। और रही बात लांसेस की, वो लोग कहीं पर भी नहीं गए थे। रॉयल फैमिलीज के साथ में ही मिलकर सीक्रेटली वो लोग अपना काम करते रहते हैं। हर जनरेशन में कोई ना कोई 2 लांस मौजूद होते ही है और इस बार नए कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी के कारण से ये लांसेस वाली खबर पब्लिक कर दी गई है। आर्ट कहता है मैं समझ पा रहा हूँ कि लांसेस को अभी तक छुपा कर क्यों रखा गया था, क्योंकि अगर सभी लोगों को पता चल जाए कि ऐसे आर्टिफैक्ट मौजूद है जिनसे कि व्हाइट कोर वाले मेजेस बनाए जा सकते हैं। इतने में वीरियन कहते हैं ऐसे में डिकेथिन का सर्वनाश बहुत ही करीब आ सकता है। आर्ट कहता है ग्रेम्स आपका धन्यवाद इतनी बड़ी बात मुझ पर भरोसा करने के लिए। वीरियन कहते हैं आर्थर मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारी बॉन्ड है वो कोई मामूली सी माना बीस्ट नहीं है, बल्कि ये एक डीटी है। आर्ट कहता है ये और एक डीटी। वीरियन कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर सिंपल तरीके से समझाऊं तो गॉड्स वो नहीं होते जिनके बारे में अपन बुक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो कि अपनी खत्म होने वाली बॉडी से आगे बढ़ चुके हैं और अपने माना का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कल्चर में किसी ड्रैगन को एक बार देख लेना भी आशीर्वाद माना जाता है। जरूर से कोई ना कोई बड़ा कारण है जिस कारण से ये तुम्हारे साथ बॉन्ड है। आर्थर दुनिया तेजी से चेंज हो रही है, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों का इसमें क्या रोल है, लेकिन तुम्हें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अकेला होता है और उसी दुकान पे जा रहा होता है जहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने आर्ट को वो अजीबोगरीब बोल दी थी। लेकिन इस बार यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं होती है,
तभी आर्ट की नजर पड़ती है साइड में। यहाँ पर सेम उसी तरीके की एक और बॉल रखी होती है एक नोट के साथ। आर्ट इस बॉल को रख लेता है और इस नोट के अंदर क्या लिखा है ये अपन लोगों को नहीं दिखाया गया है और आर्ट अपने घर पे वापिस आ जाता है। आर्ट अपनी फैमिली के साथ शांति से खाना खाता है और बताता है कि कल सुबह वो एक जगह पर जाने वाला है। अगली सुबह अपन देखते हैं आर्ट सभी को बाय बाय करके यहाँ से निकल जाता है। तभी अपन देखते हैं उस चिट्ठी के अंदर लिखा होता है कि आर्ट को वेस्ट टेलीपोर्टेशन गेट के पास आना है। अगर आर्ट पूरी स्टोरी जानना चाहता है तो उसे वेस्ट टेलीपोर्टेशन गेट के पास जाना होगा। इसी कारण से आर्ट अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। तभी अपन देखते हैं आर्ट को उसकी पुरानी लाइफ की एक मेमोरी दिखाई देती है सपने के जरिए। यहाँ पर ये बंदे किंग ग्रे यानी कि आर्ट से कह रहे होते हैं किसी लेडी को जान से मारने के लिए ताकि कंट्री का भला हो सके। आर्ट की जैसे ही नींद खुलती है वो सोचता है कि आखिर ये मेमोरी अब मेरे सामने क्यों आ रही है और उस बूढ़े आदमी को आखिर क्या पता है। आर्ट कुछ ही देर बाद उस टेलीपोर्टेशन गेट के पास पहुंच जाता है जो कि एल्नोर किंगडम में जाने के लिए होता है। यहाँ पर मौजूद गार्ड को आर्ट एल्नोर किंगडम का एक बैच दिखाता है जो कि रॉयल फैमिली का होता है। इसी कारण से ये गार्ड आर्ट को एंट्री दे देता है। जैसे ही आर्ट आगे बढ़ता है अपन देखते हैं किसी मैजिक के कारण से आर्ट एक अंधेरी काली जगह पर पहुंच जाता है। यह एक ऐसी जगह होती है जिस कारण से आर्ट फील करता है सिल्वी को आज से पहले किसी से भी डर नहीं लगा है, लेकिन आज पहली बार सिल्वी इस जगह के कारण डरी हुई है। एकदम से आर्ट के सामने कोई आने लग जाता है जो कि कहता है तो फाइनली अपन अकेले में शांति से बात कर सकते हैं। आर्ट अपनी आंखों के सामने उसी काली बिल्ली को देखता है जो कि उस बूढ़े आदमी के दुकान के सामने आर्ट को दिखाई दी थी। आर्ट हैरान होकर पूछता है आखिर तुम हो कौन। तभी अपन देखते हैं ये बिल्ली एक आदमी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यह आदमी जवाब देता है मुझे मेरा नॉलेज मेरे दोस्तों और भाइयों से मिला है। हम वो है जिन्हें कि तुम डीएटीज मानते हो। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन डायरेक्टर सिंथिया को एक जंगल जैसी जगह पर देखते हैं जो कि कहीं पर जा रही होती है। अपन लोग डायरेक्टर सिंथिया की एक पुरानी मेमोरी देखते हैं जब डायरेक्टर सिंथिया काउंसिल को रिपोर्ट कर रही होती है एलिया की डेथ के बारे में। यहाँ पर काउंसिल वालों ने एक और बेस्ट टीम को तैयार किया होता है इस मामले पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और यहाँ पर अपन को पता चलता है कि डायरेक्टर सिंथिया ने काउंसिल से ये बात छुपा ली है कि वो आर्थर लेवाइन था जिसने की एलिया की डेथ बॉडी को वहां पर ढूंढा था। एवियर कहता है अपन लोगों को खुद को लक्की मानना चाहिए कि वहां पर आर्ट को ज्यादा कुछ नहीं पता चला। एवियर के इतना कहते ही डायरेक्टर सिंथिया पे कुछ लोग हमला कर देते हैं और ये लोग सेम उसी तरीके के होते हैं जैसे कि मार्कोस था। डायरेक्टर सिंथिया इन सभी से लड़ने लग जाती है। तभी एवियर भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो इन इंसानों को खाने लग जाता है। जैसे यहाँ पर लास्ट बंदा बचता है वो डायरेक्टर सिंथिया से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, ऐसा लगता है यहाँ पर तुम्हारी लाइफ काफी अच्छे से चल रही है। डायरेक्टर कहती है तुम अब मरने वाले हो लेकिन मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगी अगर तुम मुझे बताओ कि वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ये बंदा चिल्लाकर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी गद्दार को कुछ भी बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उन लोगों की ताकत वापिस आ रही है। अब डिकेथिन के लोगों के पास कुछ ही साल बचे हैं वॉर शुरू होने से पहले। तुम लोग नहीं जानते हो लेकिन डिकेथिन में ऑलरेडी हम लोगों के कई सारे जासूस फैल चुके हैं। इस बंदे के इतना कहते ही एवियर इसे भी मार देता है और खा जाता है। दोस्तों इन दोनों की बातों से अपन को काफी कुछ पता चल चुका है जैसे कि डायरेक्टर सिंथिया इस कॉन्टिनेंट की नहीं है बल्कि दूसरे कॉन्टिनेंट की है। इन मार्कोस जैसे बंदों का राज भी दूसरे कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है
और बहुत ही जल्द इन लोगों के बीच में वॉर शुरू होने वाली है, मतलब ओवर पावर्ड विलन्स के खिलाफ में। और भाई साहब यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज रिवील हुई है कि डायरेक्टर सिंथिया की पीठ पर भी सेम मार्कोस जैसे ही मार्क बने हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस वाले वीडियो को भी खत्म करने का टाइम आ चुका है। सारे भाई लोग वीडियोस के साथ बने रहना, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।